जय हिंद। मौर्य एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में, पढ़ा था जनपद के बारे में, बात की थी दंड के बारे में और पढ़ा था मित्र के बारे में। टोटल 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट देखने को मिलते हैं, जिनमें से 6 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया इससे पिछले सेशंस में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे 7वें एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में, पढ़ेंगे कोष के बारे में, ट्रेजरी के बारे में। कोष के बारे में, ट्रेजरी के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोष के बारे में, ट्रेजरी के बारे में। और हमें इतना ऑलरेडी समझ में आता है कि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए कोष या फिर ये कहें कि ट्रेजरी या फिर ये कहें कि रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो मॉडर्न एम्पायर था, ये अपने आप में बेहद लंबा चौड़ा एम्पायर था। इस मॉडर्न एम्पायर को मेंटेन करने के लिए एक लंबी चौड़ी आर्मी देखने को मिलती थी, एक लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। और इस आर्मी के जो सोल्जर्स हुआ करते थे और इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको कैश में पे किया जाता था। और कैश में पे किया जाता था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेवेन्यू अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कोष अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसको थोड़ा समझो। एक तरीका तो क्या हो सकता है कि ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनको इनकी सर्विस के लिए जमीन वगैरह दे दी जाए। अगर ऐसा है तो वहां पे रेवेन्यू उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन ये जो सोल्जर्स हुआ करते थे, ये जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको कैश में पे किया जाता था। और कैश में पे किया जाता था इसलिए जो कोष है, जो रेवेन्यू है, वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता था। और ये जो मॉडर्न एम्पायर है, इनके पास में रेवेन्यू कहां से आता था? मौर्यन एम्पायर के अंदर रेवेन्यू एक तो टैक्सेस के थ्रू आता था और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आता था। मौर्यन एम्पायर के पास में रेवेन्यू एक तो टैक्सेस के थ्रू आता था और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आता था। इस मौर्यन एम्पायर में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी, वो कौन सी होती थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ करता था? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यूज्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर हुआ करता था और मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। ये जो मॉडर्न एम्पायर है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, वो भी वेल स्टेब्लिश्ड था। और ये कहां से दिखाई देता है? एक लैंड हुआ करती थी जिसको क्षेत्र बुलाया जाता था। क्षेत्र ऐसी लैंड हुआ करती थी जिसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। और अगर कोई इंसान किसी जमीन को बेच पा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो जो जमीन है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर वेल स्टेब्लिश्ड हुआ करता था। ये कहां से दिखाई देता है? ये दिखाई देता है क्षेत्र से। क्षेत्र ऐसी लैंड हुआ करती थी जिसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। जो लैंड ओनर हुआ करते थे, उनको क्षेत्रिका बुलाया जाता था। जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनको क्षेत्रिका बुलाया जाता था। और जो टेनेंट होता था, उसको उपसभा बुलाया जाता था। जो टेनेंट होता था, उसको उपसभा बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर हुआ करती थी, विच मीन्स कि जब रेवेन्यू को ऑगमेंट करने की बारी आएगी, जब टैक्सेस लगाने की बारी आएगी, तो एक जो सब्सटेंशियल बर्डन है, वो पीजेंट्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। पीजेंट्स के ऊपर कई सारे टैक्सेस लगाए गए इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। एक जो टैक्स लगाया गया उसको बुलाया जाता है भाग। भाग बेसिकली क्या होता था? पीजेंट्स जितना भी प्रोड्यूस करते थे, उसका 1/6 हिस्सा जो है, वो उनको टैक्स के तौर पे देना होता था, वो उनको भाग के तौर पे देना होता था। एक तो 1/6 प्रोड्यूस जो है, वो पीजेंट्स को भाग के तौर पे देना होता था। दूसरा, लैंड टैक्स देना होता था। और ये जो लैंड टैक्स देना होता था, इसको बाली बुलाया जाता था। एक तो पीजेंट्स जो है, वो अपने प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा दे रहे हैं टैक्स के तौर पे, और उसको क्या बुलाया जा रहा है? उसको भाग बुलाया जा रहा है। दूसरा, पीजेंट्स जो है, वो लैंड टैक्स दे रहे हैं, और ये जो लैंड टैक्स है, इसको क्या बुलाया जा रहा है? इसको बाली बुलाया जा रहा है। और ये जो लैंड टैक्स है, इसको कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स को क्या बुलाया जाता था? इसको कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स को अग्रनोमी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? अग्रनोमी बुलाया जाता था। पीजेंट्स एक तो भाग देते थे,
दूसरा पीजेंट्स जो है वो बाली देते थे, और भाग और बाली के अलावा पीजेंट्स के ऊपर कुछ अदर टैक्सेस भी लगाए जाते थे। अदर टैक्सेस की अगर बात करें तो विलेजेस के ग्रुप के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको पिंड कर बुलाया जाता था। विलेजेस के ग्रुप के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको पिंड कर बुलाया जाता था। इसके अलावा एक टैक्स लगाया जाता था जिसको हिरने बुलाया जाता था, और ये जो हिरने नाम का टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जाता था। तो हिरने जो है उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जाता था, और इसके अलावा कर लगाया जाता था, और ये जो कर है ये फ्रूट गार्डन्स के ऊपर और फ्लावर गार्डन्स के ऊपर लगाया जाता था। पिंड कर लगाया जाता था ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर। हिरने ऐसा टैक्स हुआ करता था जिसको सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जाता था, और कर जो है वो लगाया जाता था फ्रूट गार्डन्स के ऊपर और फ्लावर गार्डन्स के ऊपर। तो पीजेंट्स के ऊपर टैक्स का एक सब्सटेंशियल बर्डन देखने को मिलता था इस मौर्य एम्पायर के अंदर। एक बार फिर से अगर बात करें तो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर हुआ करता था, मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छे से देखने को मिलता था। क्षेत्र ऐसी लैंड हुआ करती थी जिसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। क्षेत्र का लैंड ओनर को बुलाया जाता था और उपसभा टेनेंट को बुलाया जाता था। पीजेंट्स को अपने प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा जो है वो भाग के तौर पे देना होता था। लैंड टैक्स भी देना होता था, और लैंड टैक्स को बाली बुलाया जाता था। लैंड टैक्स को कलेक्ट करने वाले जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको अग्रनोमी बुलाया जाता था। और ये जो भाग है, ये जो बाली है, इसके अलावा कुछ अदर टैक्सेस भी पीजेंट्स को देने होते थे। जैसे विलेजेस के ग्रुप के ऊपर पिंड कर लगाया जाता था। एक और टैक्स लगाया जाता था हिरण्या, और ये जो हिरण्या नाम का टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जाता था। और एक कर लगाया जाता था फ्रूट गार्डन्स के ऊपर और फ्लावर गार्डन्स के ऊपर। अच्छा, जो इरिगेटेड लैंड हुआ करती थी उसको ऊदक भाग बुलाया जाता था। ध्यान देना, जो इरिगेटेड लैंड हुआ करती थी उसको ऊदक भाग बुलाया जाता था। और हमें ये समझ में आता है कि इरिगेटेड लैंड अगर है तो उस पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो जो इरिगेटेड लैंड हुआ करती थी, जो ऊदक भाग हुआ करता था, उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा देना होता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मौर्यन एम्पायर है ये एक्सपेंड होता गया, तो रेवेन्यू की डिमांड भी बढ़ती गई। तो फिर ये जो रेवेन्यू है इसको ऑगमेंट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जो वर्जिन लैंड हुआ करती थी उसको कल्टीवेशन के अंडर लाया गया और नए नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया। ये जो नए नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स स्टैब्लिश किए गए इनको शून्य निवेश बुलाया गया। क्या बुलाया गया? इनको शून्य निवेश बुलाया गया। ये जो शून्य निवेश या फिर ये जो न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हुआ करते थे ये राजा को बिलोंग किया करते थे, और राजा के ब्याह पे इनको जो ऑफिशियल्स मैनेज किया करते थे उनको सीताध्यक्ष बुलाया जाता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर सीता अध्यक्ष बुलाया जाता था। जैसे जैसे मौर्य एम्पायर एक्सपेंड होने लगा तो रेवेन्यू की डिमांड बढ़ने लगी। रेवेन्यू को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो वर्जिन लैंड थी उसको कल्टीवेशन के अंडर लाया गया। बेसिकली नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया। ये जो नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स स्टैब्लिश किए गए इनको क्या बुलाया गया? इनको शून्य निवेश बुलाया गया। ये जो नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हुआ करते थे, ये जो शून्य निवेश हुआ करते थे, ये राजा को बिलोंग करते थे, और राजा के ब्याह पे इनको मैनेज जो ऑफिशियल्स क्या करते थे उनको सीता अध्यक्ष बुलाया जाता था, उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर बुलाया जाता था। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहीं भी कोई भी रेफरेंस देखने को नहीं मिलता ऐसा जहां पे ये लिखा हो कि किसी पीजेंट ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो उसकी जमीन छीन ली गई हो। ऐसा कहीं भी रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है। नो रेफरेंस ऑफ टेकिंग अवे ऑफ लैंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब पीजेंट्स के लिए थोड़ा ये जो सिस्टम है वो लिबरल हुआ करता था। अगर कोई पीजेंट अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहा होता था तो उसकी जमीन उससे नहीं छीनी जाती थी, उसको मौका दिया जाता था। एक इमरजेंसी टैक्स भी देखने को मिलता है जो कि कौटिल्य ने मेंशन किया है, और ये जो इमरजेंसी टैक्स है इसको प्रणय बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? प्रणय बुलाया जाता था। बेसिकली कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल आपदा आ गई या कोई वॉर हो गया, और तब अगर पैसे की जरूरत है, रेवेन्यू की जरूरत है, तो जो इमरजेंसी टैक्स लगाया जाता था उसको प्रणय बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? प्रणय बुलाया जाता था।
एक ऑफिशियल और देखने को मिलते थे और उनको बुलाया जाता था विविता अध्यक्ष। ये जो विविता अध्यक्ष हैं, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड। पास्चर लैंड के जो इंचार्ज हुआ करते थे उनको विविता अध्यक्ष बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? विविता अध्यक्ष बुलाया जाता था। जो स्लॉटर हाउसेस के इंचार्ज हुआ करते थे उनको सुन अध्यक्ष बुलाया जाता था। जो स्लॉटर हाउस के इंचार्ज हुआ करते थे उनको सुन अध्यक्ष बुलाया जाता था। देखो, मौर्यन एम्पायर में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो एग्रीकल्चर होती थी और एग्रीकल्चर से खूब सारा रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। जैसे पीजेंट्स के ऊपर भाग नाम का एक टैक्स लगाया जाता था। भाग के लिए पीजेंट्स को अपने प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पर देना होता था। लैंड टैक्स लगाया जाता था जिसको बाली बुलाया जाता था। भाग और वाली के अलावा विलेजेस के ग्रुप के ऊपर पिंड कर लगाया जाता था। इसके अलावा एक टैक्स और लगाया जाता था हिरने। हिरने जो है उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जाता था। कर लगाया जाता था फ्रूट गार्डन्स के ऊपर और फ्लावर गार्डन्स के ऊपर। जो इरिगेटेड लैंड हुआ करती थी उसको उदक भाग बुलाया जाता था और इरिगेटेड लैंड के ऊपर ज्यादा टैक्स देना होता था। जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर एक्सपेंड होने लगा तो जो वर्जिन लैंड है उसको कल्टीवेशन के अंडर लाया गया। न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया। ये जो न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स स्टैब्लिश किए गए इनको शून्य निवेश बुलाया गया। ये जो न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हैं ये राजा को बिलोंग करते थे और राजा के बिहाफ पे जो ऑफिशियल्स इनको मैनेज किया करते थे उनको सीताध्यक्ष बुलाया जाता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर बुलाया जाता था। एक जो मजे की बात है वो ये है कि अगर कोई पीजेंट अपना टैक्स पे करने में फेल हो जाता था तो उसकी जमीन छीनी नहीं जाती थी, उसकी जमीन को नहीं लिया जाता था। एक इमरजेंसी टैक्स का मेंशन कौटिल्य ने किया है, उसको प्रणय बुलाया जाता था। बाकी जो पास्चर लैंड के इंचार्ज हुआ करते थे उनको विविता अध्यक्ष बुलाया जाता था और जो स्लॉटर हाउसेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, इंचार्ज हुआ करते थे, उनको सुन अध्यक्ष बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसका एक सब्सटेंशियल हिस्सा ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आ रहा है, या फिर ये कहें कि पीजेंट्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उससे आ रहा है। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी भी इस मॉडर्न एम्पायर में हाईली इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और ट्रेड के मेन सेंटर्स कहां पे देखने को मिलते थे? वाराणसी में देखने को मिलता था, मथुरा में देखने को मिलता था, बंगाल में देखने को मिलता था, गांधार में देखने को मिलता था और उज्जैन में देखने को मिलता था। इनफैक्ट स्टेट रन टेक्सटाइल वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी। स्टेट रन मतलब कि जो एम्पायर खुद चलाता था, ऐसी टेक्सटाइल वर्कशॉप्स भी देखने को मिलती थी। और ये जो टेक्सटाइल वर्कशॉप्स हुआ करती थी ये होती थी सूत्र अध्यक्ष के अंडर। टेक्सटाइल वर्कशॉप जो है वो सूत्र अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। चैरियट वर्कशॉप्स भी देखने को मिलती थी और ये जो चैरियट वर्कशॉप्स हैं ये हुआ करती थी रथ अध्यक्ष के अंडर। चैरियट वर्कशॉप जो है वो रथ अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी और टेक्सटाइल वर्कशॉप जो है वो सूत्र अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। तो ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। माइनिंग और मेटलर्जी जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। और माइनिंग और मेटलर्जी जो है वो जिन ऑफिसर्स के अंडर हुआ करती थी उनको अखरा अध्यक्ष बुलाया जाता था। जो माइन ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको अखरा अध्यक्ष बुलाया जाता था। देखो, एक हिस्सा तो टैक्सेस के थ्रू आ रहा था रेवेन्यू का, और दूसरा हिस्सा रेवेन्यू का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आ रहा था। एक हिस्सा टैक्सेस वाला हमने पढ़ लिया, हमने बात कर ली भाग के बारे में, बाली के बारे में, हमने बात कर ली पिंड कर के बारे में, कर के बारे में। दूसरा हिस्सा रेवेन्यू का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आ रहा था। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक तो ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। टेक्सटाइल वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी जो कि स्ट्रेट रन हुआ करती थी। और ये जो टेक्सटाइल वर्कशॉप्स हैं ये किसके अंडर हुआ करती थी? ये सूत्र अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। चैरियट वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी और ये जो चैरियट वर्कशॉप्स हैं
ये रथ अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। माइनिंग और मेटलर्जी जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी, और जो माइन ऑफिसर हुआ करते थे उनको अखरा अध्यक्ष बुलाया जाता था। ये जो ट्रेड है ये लैंड रूट के थ्रू भी देखने को मिलती थी और रिवर रूट के थ्रू भी देखने को मिलती थी। पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जो कि मेन सेंटर हुआ करता था, वो बड़ा वेल कनेक्टेड हुआ करता था। नॉर्थ वेस्ट में जो मेन सेंटर हुआ करता था ट्रेड का, वो तक्षशिला हुआ करता था। और ये जो मौर्यन एम्पायर है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखने को मिलते थे, जैसे ईस्ट में वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ताम्रा लिप्ति देखने को मिलता था और वेस्ट में बरूच देखने को मिलता था। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे जिनसे खूब सारा ट्रेड देखने को मिलता था। तो ट्रेड के लिए वेल कनेक्टेड रूट्स देखने को मिलते थे, लैंड वाले भी और रिवर वाले भी, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेड देखने को मिलता था। इस मौर्यन एम्पायर के अंदर क्राफ्ट एक्टिविटीज भी देखने को मिलती थी, और ये जो क्राफ्ट एक्टिविटीज हैं दे वर आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो आर्टिसंस हुआ करते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था, और ये जो आर्टिसंस हैं ये टैक्स देते थे या तो कैश में या फिर काइंड में, और अगर कैश और काइंड दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर इनको राजा के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। एक टर्म हमने पहले भी सुना है, विष्टि। विष्टि बेसिकली क्या होता था? विष्टि यूज्ड टू बी द फोर्स्ड लेबर, कि भाई आपके पास कैश नहीं है, काइंड नहीं है, तो जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, नॉन पेमेंट, कि कोई काम के बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, काम आपको करना पड़ेगा। वो जो फोर्स्ड लेबर है, विष्टि जो है, वो भी देखने को मिलती थी। अर्थशास्त्र के अंदर वेज लेबर की भी बात की गई है, और वेज लेबर को क्या बुलाया गया है? कर्म कर बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? कर्म कर बुलाया गया है। वेज लेबर को क्या बुलाया गया है? कर्म कर बुलाया गया है। बॉन्डेड लेबर का भी मेंशन देखने को मिलता है, और स्लेव लेबर का भी, दशास का भी मेंशन देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के अंदर स्लेव लेबर का या फिर दशास का भी मेंशन देखने को मिलता है, और ये क्या बताता है कि ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसके अंदर स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, लंबा चौड़ा क्राफ्ट का काम हो रहा है, लंबा चौड़ा ट्रेड का काम हो रहा है, तो ट्रेड यूनियंस भी देखने को मिलती थी। ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनको शेरनीज बुलाया जाता था, या फिर इनको पुग बुलाया जाता था, या फिर इनको गिल्ड्स बुलाया जाता था। ट्रेड यूनियंस को क्या बुलाया जाता था? या तो गिल्ड्स बुलाया जाता था, या पुग बुलाया जाता था, या शेरनीज बुलाया जाता था। और ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनको हेड कौन करता था? इनको हेड जेस्टका करता था। कौन करता था? जेस्टका करता था। विथ सिंपल और इजी सी बात है। देखो, ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। मेन सेंटर्स कौन से होते थे? वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गांधार, उज्जैन। टेक्सटाइल वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी जो कि स्टेट रन हुआ करती थी। ये जो टेक्सटाइल वर्कशॉप्स हैं ये किसके अंडर हुआ करती थी? ये सूत्र अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। चैरियट वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी जो कि रथ अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। माइनिंग और मेटलर्जी एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती थी, और जो माइन ऑफिसर हुआ करते थे उनको अखरा अध्यक्ष बुलाया जाता था। ट्रेड जो है वो लैंड रूट के थ्रू भी देखने को मिलता था और रिवर रूट के थ्रू भी देखने को मिलता था। पाटलिपुत्र जो कि वेद इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, कैपिटल सिटी हुआ करती थी, वो वेल कनेक्टेड थी। इधर नॉर्थ वेस्ट में जो मेन सेंटर होता था ट्रेड का वो तक्षशिला होता था। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखने को मिलते थे, जैसे ईस्ट में ताम्रा लिप्ति देखने को मिलता था और वेस्ट में बरूच देखने को मिलता था। क्राफ्ट एक्टिविटीज भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी, मेजर सोर्स होती थी रेवेन्यू का। जो आर्टिसंस होते थे वो भी टैक्स पे करते थे, या तो कैश में या काइंड में या विस्ती के थ्रू, फोर्स्ड लेबर के थ्रू। अर्थशास्त्र के अंदर वेज लेबर की बात की गई है, मेंशन किया गया है, कर्म कर को मेंशन किया गया है, बॉन्डेड लेबर को मेंशन किया गया है, स्लेव लेबर दशास को मेंशन किया गया है, विच मींस कि जो मॉडर्न एम्पायर है इसके अंदर स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। ट्रेड यूनियंस देखने को मिलती थी। ट्रेड यूनियंस को शेरनीस या पुग या गिल्ड्स बुलाया जाता था, और ये जो ट्रेड यूनियंस है इनके हेड उनको क्या बुलाया जाता था? उनको जस्टका बुलाया जाता था। अच्छा, स्टेट जो है उसकी मोनोपोली हुआ करती थी आयरन के प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसमें स्टेट की मोनोपोली होती थी आयरन के प्रोडक्शन के ऊपर। और ये जो आयरन का प्रोडक्शन है ये किसके अंडर किया जाता था? ये लोहा अध्यक्ष के अंडर किया जाता था। स्टेट मेंटेन्ड मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन ऑफ आयरन,
और ये जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन है ये किसके अंडर किया जाता था, ये लोहा अध्यक्ष के अंडर किया जाता था। इसके अलावा एक ऑफिसर हुआ करता था जो कि ट्रेड का इंचार्ज होता था, जो कि प्राइस फिक्सेशन का इंचार्ज हुआ करता था, और जो कि सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट रन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनका इंचार्ज हुआ करता था। ये जो ऑफिसर है इसको क्या बुलाया जाता था, इसको पान्या अध्यक्ष बुलाया जाता था, ट्रेड का, प्राइस फिक्सेशन का, और जो स्टेट रन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें जो गुड्स की सेल है उसका जो इंचार्ज ऑफिसर हुआ करता था उसको पान्या अध्यक्ष बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, पान्या अध्यक्ष बुलाया जाता था। एक संस्था अध्यक्ष हुआ करता था, मार्केट्स का जो सुपरिटेंडेंट हुआ करता था उसको संस्था अध्यक्ष बुलाया जाता था। फिर इसके अलावा रूप दर्शक हुआ करता था, जो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स हुआ करता था उसको क्या बुलाया जाता था, उसको रूप दर्शक बुलाया जाता था। और फिर एक पॉटवा अध्यक्ष हुआ करता था। ये जो पॉटवा अध्यक्ष है ये वेट्स एंड मेजर्स का इंचार्ज हुआ करता था। पॉटवा अध्यक्ष जो है वो वेट्स एंड मेजर्स का इंचार्ज हुआ करता था। तो ये जितने भी अध्यक्ष हैं, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके नाम नाम एक छोटे से पेज में लिख लो, 2-4 बार रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएंगे। अच्छा, एक मजे की बात ये भी है कि ये जो मौर्य एम्पायर है इसमें बैंकिंग सिस्टम का या अशरी का, बेसिकली हाई इंटरेस्ट रेट पर जो पैसा उधार में दिया जाता है और फिर बाद में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो जो सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता था। ना तो अशरी देखने को मिलती थी और ना कोई बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता था। इनफैक्ट मेगास्थनीज तो यहां तक कहते हैं कि ये जो मौर्य लोग हुआ करते थे इनको मनी लेंडिंग की कोई जानकारी थी ही नहीं। और ये जो मौर्यन एम्पायर है इसके अंदर पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज्ड टू बी द इंपीरियल करेंसी ऑफ मौर्यंस। और ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं इनके ऊपर पिकॉक का सिंबल देखने को मिलता था, इनके ऊपर हिल्स के सिंबल देखने को मिलते थे, और इनके ऊपर राजा की इमेज देखने को मिलती थी। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं ये मॉरियंस की इंपीरियल करेंसी हुआ करती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, और इसी के साथ सातों एलिमेंट्स ऑफ स्टेट उनकी बातचीत खत्म हो गई। देखो मोटा मोटा यहां तक हमने रिवीजन कर ही लिया है, देख ही लिया है, फिर दोबारा से देख लेते हैं। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू। क्षेत्र क्या होती थी, ऐसी लैंड जिसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। क्षेत्र का लैंड ओनर हुआ करता था, उपसवा टेनेंट हुआ करता था, भाग पीजेंट्स को अपने प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पे, वो भाग के तौर पे देना होता था। बाली लैंड टैक्स होता था। लैंड टैक्स को कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स को क्या बुलाया जाता था, अग्रनोमी बुलाया जाता था। विलेजेस के ग्रुप के ऊपर पिंड कर लगाया जाता था। कैश में जो टैक्स पे किया जाता था उसको हिरने बुलाया जाता था। फ्रूट गार्डन्स और फ्लावर गार्डन्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको कर बुलाया जाता था। जो इरिगेटेड लैंड हुआ करती थी उसको उदक भाग बुलाया जाता था। जो नए एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हुआ करते थे उनको शून्य निवेश बुलाया गया। ये जो नए एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हैं इनको मैनेज सीता अध्यक्ष किया करते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर किया करते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई पीजेंट अपना टैक्स पे करने में फेल हो जाता था तो उसकी जमीन छीनी नहीं जाती थी। एक इमरजेंसी टैक्स को भी मेंशन किया कौटिल्य ने, जिसको प्रणय बुलाया जाता था। पास्चर लैंड के जो इंचार्ज ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको विविता अध्यक्ष बुलाया जाता था। स्लॉटर हाउस के जो इंचार्ज हुआ करते थे उनको सुन अध्यक्ष बुलाया जाता था। ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। टेक्सटाइल वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी जो कि सूत्र अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। चैरियट वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी जो कि रथ अध्यक्ष के अंडर हुआ करती थी। माइनिंग और मेटलर्जी एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। जो माइन ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको अखरा अध्यक्ष बुलाया जाता था। ट्रेड जो है वो लैंड और रिवर दोनों रूट्स के थ्रू की जाती थी। क्राफ्ट एक्टिविटीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। विस्ती फोर्स्ड लेबर वो भी देखने को मिलती थी। अर्थशास्त्र के अंदर वेज लेबर के बारे में बात की गई है, बॉन्डेड लेबर के बारे में बात की गई है, और स्लेव लेबर के बारे में, दशास के बारे में भी बात की गई है। विच मीन्स कि मॉडर्न एम्पायर में स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी। ट्रेड यूनियंस देखने को मिलते थे। ट्रेड यूनियंस को शेरनीज या फिर पुग या फिर गिल्ड बुलाया जाता था। ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनके हेड हुआ करते थे ज्येष्ठ कास्ट। स्टेट जो है वो आयरन के प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली रखा करती थी। और ये जो आयरन का प्रोडक्शन है ये किसके अंडर हुआ करता था, ये लोहा अध्यक्ष के अंडर हुआ करता था। ट्रेड के प्राइस फिक्सेशन के जो इंचार्ज ऑफिसर हुआ करते थे उनको पान्या अध्यक्ष बुलाया जाता था। फिर इसके अलावा जो मार्केट्स के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे उनको संस्था अध्यक्ष बुलाया जाता था। जो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स हुआ करते थे
उनको रूप दर्शका बुलाया जाता था, और वेट्स एंड मेजर्स के जो इंचार्ज हुआ करते थे उनको पटवा अध्यक्ष बुलाया जाता था। ये जो मौर्यन एम्पायर है इसमें बैंकिंग सिस्टम का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, इसमें पैसा उधारी पे देने का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ये जो मौर्यन एम्पायर है इनकी इंपीरियल करेंसी पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। अब बात आती है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। देखो, ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसी फेज के दौरान बुद्धिज्म का भी इमरजेंस देखने को मिलेगा और जैनिज्म का भी इमरजेंस देखने को मिलेगा। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमरजेंस होने के बावजूद वर्ण सिस्टम जो है वो देखने को मिलता था। हमारा जो वर्ण सिस्टम है वो देखने को मिलता था, और ब्राह्मण्स का और क्षत्रियस का डोमिनेंस देखने को मिलता था सोशल हायरार्की में। लेकिन जैसे जैसे मौर्य एम्पायर पावरफुल हो रहा था, जैसे जैसे ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वैसे वैसे वैश्य कम्युनिटी का जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसका और शूद्र कम्युनिटी का जो सोशल स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। ध्यान देना, डोमिनेंस अभी भी ब्राह्मण्स का है, डोमिनेंस अभी भी क्षत्रियों का है, अभी भी वर्ण सिस्टम देखने को मिलता था। लेकिन हाँ, ये जो वैश्य कम्युनिटी है, ये जो शूद्र कम्युनिटी है, इनके सोशल स्टेटस में बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। भाई वैश्य कम्युनिटी के पास में पैसा आ रहा है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शूद्र कम्युनिटी है, ये जो वैश्य कम्युनिटी है, इसके सोशल स्टेटस में थोड़ा सुधार, थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। अब ये जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं इनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, इनको आर्टिसनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता था। एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, एग्रीकल्चर को करने के लिए लेबर की जरूरत होती थी, टेनेंट्स की जरूरत होती थी, और वो लेबर कहां से आती थी, वो टेनेंट्स कहां से आते थे, वो आते थे इस शूद्र कम्युनिटी से। बट एक तरफ ये जो वैश्य कम्युनिटी है, ये जो शूद्र कम्युनिटी है, इनके स्टेटस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो दूसरी तरफ जो अनटचेबल्स हैं उनके नंबर में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा था। और ये जो अनटचेबल्स हैं इनको क्या बुलाया जाता था, इनको अंतवासिन बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, अंतवासिन, लिविंग एट द एंड बुलाया जाता था। और ये जो अंतवासिन हैं इनके अंदर चांडाल्स देखने को मिलते थे, इनके अंदर शब पकास देखने को मिलते थे, डॉग ब्रीडर्स देखने को मिलते थे। तो एक तरफ ये जो वैश्य कम्युनिटी है, ये जो शूद्र कम्युनिटी है, इनके सोशल स्टेटस में बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो अनटचेबल्स हैं उनके नंबर में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उनके ऊपर ना तो वर्ण का कोई मेंशन देखने को मिलता है और ना ही सती का कोई भी मेंशन देखने को मिलता है। अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर वर्ण सिस्टम और सती का कोई भी मेंशन देखने को नहीं मिलता है। मेगास्थनीज जो है वो ये कहते हैं कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें स्लेव्स देखने को नहीं मिलते थे, इसमें स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन रियलिटी ये है कि उस दौर में स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी। देखो, मेगास्थनीज कह रहे हैं कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। और ये किस बेसिस पे कहा जाता है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, नो आर्य और फ्री मैन कुड बी रिड्यूस्ड टू स्लेवरी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य क्या कह रहे हैं कि किसी भी आर्य को या किसी भी फ्री मैन को स्लेवरी तक नहीं ले जाया जा सकता। स्लेवरी होती होगी तभी तो कह रहे हैं कि किसी भी फ्री मैन को स्लेवरी के स्टेटस तक नहीं ले जाया जा सकता। जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उनके ऊपर स्लेव्स का मेंशन देखने को मिलता है, उनके ऊपर दशास का मेंशन देखने को मिलता है। कौटिल्य ने बात की है अबाउट वेरियस रूल्स एंड पेनल्टीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। अब स्लेव्स होते होंगे तभी रूल्स बनाए जा रहे हैं, तभी पेनल्टीज बनाई जा रही हैं। और कौटिल्य ने कई सारे रूल्स बनाए, जैसे जो प्रेग्नेंट विमेन हुआ करती थी, जो कि स्लेव्स हुआ करती थी, उनको बेचा नहीं जा सकता है, और उनको बेचा जाएगा तो एक सर्टेन कंडीशन के तहत ही बेचा जाएगा। जो स्लेवरी है वो बाय बर्थ नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स और पेनल्टीज जो हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, उसके बारे में कौटिल्य बात करते हैं। और रेफरेंस देखने को मिलता है मनु मिशन का। मनु मिशन का मतलब एक्ट ऑफ फ्रीइंग द स्लेव्स, कि अगर किसी ने किसी स्लेव के लिए एडुकेट पैसे का पेमेंट कर दिया है तो स्लेव को फ्री किया जा सकता है। मनु मिशन, इसका भी रेफरेंस देखने को मिलता है।
अब इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये इंडिकेट करती हैं कि स्लेवरी उस दौर में एग्जिस्ट किया करती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।